नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास के अंतर्गत मुस्लिम लीग की स्थापना तक ये इस टॉपिक से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं कि सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार जो है यह सांप्रदायिकता के कारण जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के फलस्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और किस प्रकार मुस्लिम लीग ने जो है भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों भारत का जो एक बृहत्तर भारत था उनका विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार जो है सांप्रदायिकता को उदय हम विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों तो चलिए आरंभ करते हैं। इतिहास को सांप्रदायिक रंग देने का जो शुरुआत है दोस्तों, इतिहास को सांप्रदायिक रंग देने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। किस सदी में हुई थी दोस्तों? इतिहास को अगर हम सांप्रदायिक रंग देने की शुरुआत जो है 19वीं सदी में हुई। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ने भारतीय इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू युग तथा मध्य काल को मुस्लिम युग की संज्ञा दी, परंतु उसने आधुनिक काल का कोई संबोधन नहीं दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि उसे वह ईसाई युग की संज्ञा देता तो कहीं अच्छा ज़्यादा था। कमोबेश इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बाद के ब्रिटिश और भारतीय इतिहासकारों ने किया। क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे मिल्स, इन्होंने क्या किया था, भारत में जो है इन्होंने क्या किया, भारत के जो इतिहास को, जो प्राचीन इतिहास था दोस्तों, इसको इन्होंने हिंदू इतिहास बताया, हिंदू युग का संबोधित किया, और जो मध्यकाल था उसको इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम युग को संबोधित किया। और इन्होंने जो जेम्स मिल थे दोस्तों, इन्होंने आधुनिक काल के बारे में कोई बात नहीं की। ठीक है, आधुनिक युग के बारे में कोई बात नहीं की। इस प्रकार दोस्तों अन्य जो बाद के जो जेम्स मिल के बाद के जो इतिहासकार थे, इन्होंने जो है इन्हीं का अनुसरण किया। शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि मध्यकाल में भी मुस्लिम जनता उतनी ही निर्धन, दरिद्र और शोषित थी जितनी कि हिंदू जनता। इन लेखकों ने यह घोषित किया कि उस दौर में सभी मुसलमान शासक थे और सभी हिंदू शासित, अर्थात अब भारत की पहचान और चरित्र का निर्णय इस बात से किया जाने लगा कि शासन का अपना एक धर्म क्या है। इस बारे में ये बात की जाने लगी दोस्तों कि शासक का अपना धर्म क्या है। सभी सांप्रदायिकतावादी इतिहासकारों ने सांप्रदायवादी जो इतिहासकार थे दोस्तों, इन्होंने जेम्स मिल के विचारों में हाँ मिलाना आरंभ कर दिए और धीरे धीरे क्या हुआ, प्रत्येक क्षेत्र में हमें सांप्रदायिकता देखने को मिली, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वे कला क्षेत्र में हो, चाहे वे समाज धर्म, सभी क्षेत्रों में जो है मतभेद, हमें विचारों में मतभेद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनमें जो है हमें दोस्तों एक सांप्रदायिक रंग सभी में देने का प्रयास जो है ये ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा किया गया। इसके बाद यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत में कहीं भी हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिक संघर्ष के उदाहरण दोस्तों नहीं मिलता। इसमें यह दोस्तों यह एक ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, ये ऐतिहासिक बात है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से पहले हिंदू और मुसलमानों में आपस में संघर्ष हमें देखने को नहीं मिलता, और सांप्रदायिकता का उद्भव वास्तव में भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में भारत में दो प्रकार के सांप्रदायिकता का अस्तित्व जो है दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान में अगर हम देखें दोस्तों तो भारत में दो प्रकार के सांप्रदायिकता का दृष्टिगोचर होता है। एक उदार सांप्रदायिकता, क्या हमें सांप्रदायिकता का दो प्रकार का दृष्टिगोचर हमें होता है। एक तो है उदार सांप्रदायिकता, एक तो उदार सांप्रदायिकता और दूसरा है दोस्तों आपका नरमपंथी सांप्रदायिकता। उदार सांप्रदायिकता को ही हम नरमपंथी सांप्रदायिकता कह सकते हैं। क्या सांप्रदायिकता? नरमपंथी सांप्रदायिकता, नरमपंथी सांप्रदायिकता। उसके बाद अगला जो सांप्रदायिकता है दोस्तों वह उग्रवादी सांप्रदायिकता।
उग्रवादी सांप्रदायिकता। ये दो प्रकार के सांप्रदायिकता जो है हमें दोस्तों भारत में देखने को मिलता है। एक तो जो है आपका डानमपंथी सांप्रदायिकता या उसी को कहते हैं उदार सांप्रदायिकता, और दूसरा है दोस्तों आपका उग्र सांप्रदायिकता जिनके तौर तरीके जो है फांसीवाद से मिलते जुलते हैं। जो उग्र सांप्रदायिकता है इनके जो तौर तरीका है दोस्तों ये फांसीवाद से इनके मिलते जुलते हैं। नरमपंथी सांप्रदायिकतावादी लोकतांत्रिक मानवतावादी तथा राष्ट्रवादी मूल्यों में विश्वास करते हैं। जो नरमपंथी सांप्रदायिकता है दोस्तों जो उदार जो है उदार सांप्रदायिकता है ये जो है किसमें विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके में मानवतावादी और राष्ट्रवादी मूल्यों में जो है विश्वास करते हैं। और 1925 के पूर्व हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अली बंधु आदि का प्रभाव था। इस अली बंधु, मोहम्मद अली जिन्ना, एन.सी. केलकर, मदन मोहन मालवीय तथा लाला लाजपत राय आदि इनके पोषक थे। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो उदार सांप्रदायिकता थे, जो नरमपंथी सांप्रदायिकता थे, इनके 1925 ईस्वी से पूर्व जो है 1925 के पूर्व जो है हिंदू जो महासभा थे, जो मुस्लिम लीग थे, जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, एन.सी. केलकर थे, आपका मदन मोहन मालवीय थे, ये सभी लोग जो है उदार सांप्रदायिकता में विश्वास करते थे। किस सांप्रदायिकता में? उदार सांप्रदायिकता या नरमपंथी सांप्रदायिकता में विश्वास करते थे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सांप्रदायिकता किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो है नजरिया होता है अथवा यह प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। यह किसी धर्म या जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि एक व्यक्ति विशेष समूह गुट का नेतृत्व करता है जो एक प्रकार से उद्विग्न मानसिक बीमारी से ग्रस्त रोगी की तरह जो है कार्य करने जैसा होता है। जैसे कि दिनकर जी ने कहा है कि सांप्रदायिकता एक प्रकार का संक्रामक रोग है। जो दिनकर जी थे दोस्तों जो हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि एवं लेखक हैं, इनका कहना है कि सांप्रदायिकता एक प्रकार का मानसिक रोग है। वास्तव में यह एक ऐसी समस्या है जिसका न तो कोई आधार है और न ही समाधान, यह केवल गलत समाधान ही पेश करता है। इस प्रकार दोस्तों जो सांप्रदायिकता है ये जो है ये जो सांप्रदायिकता है जो है एक प्रकार का निष्पक्ष बात नहीं करता, ये किसी एक पक्ष विशेष को लेकर जो है अपनी बात को रखता है। इस प्रकार जो है जो सांप्रदायिकता एक प्रकार का क्या है, दिनकर जी के अनुसार एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो क्या करता है, जो वास्तविक जो है न तो समाधान करता है, न ही इनका कोई आधार है और न ही इनका कोई समाधान है, और यह केवल क्या करता है, गलत समाधान ही पेश जो है करता है। इस प्रकार देखें दोस्तों उसी प्रकार जो उग्रवादी सांप्रदायिकता के लोग क्या हुआ दोस्तों, ये जो नरमपंथी सांप्रदायिकता के लोग जो नरमपंथी सांप्रदायिकता थे, जो उदार सांप्रदायिकता के व्यक्ति ही बाद में क्या बन गए दोस्तों, जो अधिकांश जो मुस्लिम वर्ग से संबंधित थे, इन्होंने उग्रवादी सांप्रदायिकता का इन्होंने विचार सामने इनके मन में जो है उग्रवादी दृष्टिकोण सामने आए और वे जो है हिंदुओं से अलग होकर के मुस्लिम सांप्रदायिकता को जन्म दिया, यानी इन्होंने ही उग्रवादी सांप्रदायिकता को जन्म दिया। दोस्तों ये था दोस्तों आपका उग्रवादी सांप्रदायिकता। तो अगर हम देखें दोस्तों कि भारत में सांप्रदायिकता के बहुत सारा कारण है दोस्तों, भारत में सांप्रदायिकता के बहुत सारे कारण है। एक तो सबसे पहले कारण यही है दोस्तों, अगर हम मुख्य फोकस बात करें तो सबसे पहले भारत में सांप्रदायिकता के कारण होने की वजह से जाति जो प्रथा है दोस्तों, सबसे पहला कारण जाति प्रथा। क्योंकि भारत में अगर जाति ही नहीं रहता या जो वर्ण व्यवस्था ही नहीं रहती तो फिर एक दूसरे में मतभेद पैदा ही नहीं होता। उसके बाद दोस्तों अगला है, भारत में अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो सबसे पहले जो अंग्रेजों की नीतियाँ हैं दोस्तों, अंग्रेजों की नीतियाँ ये जो भी भारत में सांप्रदायिकता के कारण बने, क्योंकि भारत में जो सांप्रदायिकता आया ये अंग्रेजों की ही देन है। क्योंकि हमें यह बात का स्पष्ट जानकारी है मिलता है कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हिंदू और मुसलमानों में किसी प्रकार का कोई संघर्ष जो हमें देखने को नहीं मिलता, जो एक प्रकार का सांप्रदायिक संघर्ष को लेकर युद्ध लड़ा गया हो। लेकिन जो है
ऐसी बात नहीं है। हमें जो है सांप्रदायिकता जो है मध्यकाल में भी देखने को मिलता है, जो हिंदू और मुसलमानों को जो है जो बाबर के समय में हमें देखने को मिलता है, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था। यानी कहीं कहीं दोस्तों अगर हम सांप्रदायिकता का उद्भव देखें तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन हमें इसका व्यापक रूप जो है हमें एकदम कट्टरता रूप उग्रवादी सांप्रदायिकता का जो विकास हुआ ये जो है अंग्रेजों के शासन काल में आरंभ हुआ। क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारत में शासन करने के लिए इन्होंने नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। और अगर ये नीति जो है नहीं अपनाते तो वे भारत में शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत जो है भारत में जो हिंदू मुस्लिम एक होकर अगर ब्रिटिश से भारत क्या करते, अंग्रेजों का सामना करते, तो ये संभव नहीं था कि भारत में जो अंग्रेज सत्ता स्थापित हो पाती। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा करके वे क्या किए थे, अब उनमें आपस में फूट डाल करके भारत में वे शासन करना चाहते थे। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा ये जो है ये आपका सांप्रदायिकता का अंग्रेजों के द्वारा ये सांप्रदायिकता का अंग्रेजों ने इस सांप्रदायिकता को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला है दोस्तों जो है हिंदू मुसलमानों के जो है सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये भी एक प्रकार का सांप्रदायिकता को जन्म दिया। इसके अलावा जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है ये भी जो है भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण बने। इसके अंतर्गत अगर हम देखें दोस्तों कि अगर हम एक प्रकार के पृष्ठभूमि देखें कि भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव कैसे हुआ या भारत में सांप्रदायिकता कैसे आई, तो इसका हम एक प्रकार से देखें कि भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को केवल हिंदू और मुसलमान प्रश्न अथवा इसको हिंदू मुस्लिम धर्मों का विरोध करना ठीक नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता प्रश्न का आधार राजनीतिक अधिक और धार्मिक कम है। दोस्तों जो सांप्रदायिक से संबंधित जो बातें हैं इसका जो आधार क्या है, राजनीतिक अधिक है न कि धार्मिक। इन दोनों धर्मों के अतिरिक्त एक त्रिभुज में एक तीसरा पक्ष भी था। यद्यपि भारत में सांप्रदायिकता को लेकर जो हिंदू तो मुसलमान थे, लेकिन इन दोनों पक्ष के साथ साथ एक त्रिभुज के रूप में एक तीसरा पक्ष भी था। और अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच जो है अपने आप को स्थापित कर एक सांप्रदायिक त्रिभुज स्थापित जो है खड़ी कर दी दोस्तों। यानी कहीं कहीं दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित की तो एक तो हिंदू मुसलमानों के बीच उन्होंने विद्वेष पैदा किया और बीच में आकर क्या किया, इन्होंने एक त्रिभुज के रूप में अपने आप को खड़ा कर दिया, अपने आप को स्थापित किया। इस त्रिभुज को सबसे दृढ़ तथा आधारभूत जो भुजा थे वे अंग्रेज थे। इस त्रिभुज के जो सबसे जो प्रमुख केंद्र थे जो है एक प्रकार के दृढ़ जो भुजा कह सकते हैं वे कौन थे, वे अंग्रेज थे। वे न ही जो है यानी जो अंग्रेज वे न तो मुसलमानों के मित्र थे और न ही हिंदुओं के शत्रु, वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के मित्र थे। अगर हम देखें दोस्तों कि भारत में जब सांप्रदायिकता आया और ये मुख्य रूप से अंग्रेजों की देन थी और इन्होंने क्या किया, वे न तो हिंदुओं के वे तो न तो मुसलमानों के शत्रु जो मित्र थे और न ही हिंदुओं के शत्रु, वे तो केवल क्या थे, जो अंग्रेज थे वे साम्राज्यवाद के मित्र थे और बांटो और राज करो डिवाइन एंड रूल में विश्वास करते थे। इसी प्रकार दोस्तों जो है लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन जो सन 1853 से 1860 तक बम्बई के गवर्नर थे, उन्होंने एक बार लिखा था दोस्तों कि बांटो और राज करो यह प्राचीन रोम कहावत थी और यह हमारी भी होना चाहिए। जो लॉर्ड एल्फिंस्टन थे दोस्तों, लॉर्ड जॉन एल्फिंस्टन थे जो सन 1853 से 1860 तक बम्बई के गवर्नर थे। इनका कहना था कि बांटो और राज करो यह प्राचीन रोम कहावत है और हमारी भी यही नीति होनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों सर जॉन स्टेची जो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, इन्होंने भी लिखा था भारत में विभिन्न धर्मों का एक होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए अच्छी बात जो है, बहुत अच्छी, भारत में विभिन्न धर्मों का एक साथ होना हमारी राजनीतिक स्थिति के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी इनका ये कहना था दोस्तों कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, जिसके वजह से जो है ये इनका हम क्या कर सकते हैं, सर जॉन स्टेची का कहना है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं जिनका फायदा हम क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और ये इस बात को पूर्ण रूप से उठाया दोस्तों कि सन 1857 के विद्रोह में
जफर को पुनः सम्राट बनाने का प्रयास किया गया था। अतः अंग्रेजों के मन में क्या हुआ, मुसलमानों के प्रति कुछ कटुता थी। क्या हुआ दोस्तों, सन 1800 अब इसी बीच क्या हुआ, सन 1857 का विद्रोह लड़ा गया। ये यद्यपि इसमें सांप्रदायिकता लेस मात्र थी नहीं थी, सांप्रदायिकता यहाँ इस समय तक लेस मात्र नहीं थी। और इसमें सन 1857 के मूल में अगर हम फोकस देखें दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, जो इस समय तक जो है भारत में अंग्रेजों की सत्ता जो है धीरे धीरे स्थापित क्या कर रहे थे, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना आरंभ किए थे और इन्होंने अपनी कुछ क्षेत्रों पर अपनी कोठियाँ स्थापित कर रखे थे। और इस समय तक क्या हुआ था, वे जो है व्यापार में अपने लाभ कमाने के साथ ये देसी रजवाड़ों में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिए। और जब देसी रजवाड़े में देसी रियासतों में हस्तक्षेप करना आरंभ किए तो भारत के जो शक्तिशाली रियासत थे, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु या अपनी देसी रियासत की रक्षा हेतु क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेना आरंभ किए। यही जो है 1857 क्रांति का मेन फोकस था दोस्तों। और यहाँ हमें भारत में 1857 के समय सांप्रदायिकता देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या हुआ, जब हिंदू मुसलमान ने एक होकर क्या किए 1857 के विद्रोह में शामिल हुए तो वे क्या हुए। और इसके अलावा जब भारत के जो अंतिम जो मुगल साम्राज्य के जो अंतिम जो है सम्राट थे बहादुर शाह जफर तीती, इन्होंने जब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तब जो है अंग्रेजों के जो झुकाव है दोस्तों, वे मुसलमानों के तरफ जो है कम हुआ और वे हिंदुओं के तरफ अधिक हुआ। क्योंकि वे जो है जब 1857 के विद्रोह में जब ये जो आपका बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, नेतृत्व किया था, तब अंग्रेजों को मुसलमानों के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण में एक प्रकार का शत्रुतापूर्ण, अंग्रेजों का शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण जो है सामने आया। वहाबी आंदोलन से इस विश्वास को समर्थन मिला और अगले 20-25 वर्षों तक वे लोग हिंदुओं का समर्थन देने लगे। अब क्या हुआ दोस्तों, वे क्या किए, अगले 20 से 25 वर्षों तक इसी बीच जो है वहाबी आंदोलन भी हो गया दोस्तों मुसलमानों के द्वारा। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज जो लोग 20 से 25 वर्षों तक हिंदुओं का समर्थन जो है देते रहे। परंतु जो हिंदुओं में अधिकाधिक राजनीतिक जागृति आई और उन्होंने राजनीतिक अधिकारों के लिए क्या किए, आंदोलन करना आरंभ किए, तब जो है अंग्रेजों की नीति में भी परिवर्तन होता चला गया। सन 1880 के आसपास यह स्पष्ट था कि हिंदू अब राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पिछड़े मुसलमानों की तुलना में अंग्रेज साम्राज्य के लिए अधिक भय उत्पन्न कर रहे थे। और अब अंग्रेजों की दोनों संप्रदायों के प्रति नीति में स्पष्ट परिवर्तन आया। अब क्या हुआ दोस्तों, जो 20 से 25 वर्षों तक जो है हिंदुओं का समर्थन जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया जाने लगा, जिससे क्या हुआ, और हिंदुओं में राजनीतिक परिवर्तन आया और वे अपने राजनीतिक अधिकारों को राजनीतिक, सामाजिक एवं शिक्षा क्षेत्र में जब इनका जब विकास हुआ, तब इन्होंने विभिन्न मांग आरंभ कर दिए, जिससे क्या किए, अंग्रेजों ने दोनों संप्रदाय के प्रति इन्होंने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आरंभ किए। और एंग्लो इंडियन नौकरशाही ने इस परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाई। अब जैसे ही दोनों वर्ग जो है शिक्षित होते चले गए और वे अपने अधिकारों के मांग के लिए आंदोलन करना आरंभ किए और मांग करना आरंभ कर दिए, तब जो है अंग्रेजों की नीतियों में दोनों संप्रदाय के जो है दृष्टिकोणों में जो है परिवर्तन होना आरंभ हो गया दोस्तों। दोनों संप्रदाय के नीतियों में, दोनों संप्रदाय के प्रति नीतियों में परिवर्तन होना आरंभ हुए। अब इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, एंग्लो इंडियन नौकरशाही के लोग। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक भारतीय मुसलमान जो सन 1871 में प्रकाशित किया, इसमें स्पष्ट लिखा कि मुसलमान इतने दुर्बल हैं कि विद्रोह कर ही नहीं सकते। यानी जो डब्ल्यू हंटर थे दोस्तों, जिन्होंने जो है सन 1871 में अपनी पुस्तक प्रकाशित किए भारतीय मुसलमान, इसमें इन्होंने लिखा कि मुसलमान इतने निर्बल हैं कि वे विद्रोह ही नहीं कर सकते। और उसने मुसलमानों के प्रति नीति में परिवर्तन का सुझाव दिया। श्री थियोडोर बैंक, जो MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्रिंसिपल थे, ने मुसलमानों में जागृति के लिए कार्य किया और अंग्रेजी नीति को जो क्या किया, प्रभावित किया। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है अंग्रेजी नीति के कारण क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता का विकास और उद्भव जो है हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच जो है इसमें सांप्रदायिकता के उदय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने आया दोस्तों, आपका सर सैयद अहमद खान। किसने आया, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान
ये क्या थे दोस्तों, सर अहमद खान क्या थे, ये राष्ट्रवाद से इनका ये जो सर सैयद अहमद खान थे ये पक्के राष्ट्रवादी थे दोस्तों। ये जो पहले आरंभ में जो थे सर सैयद अहमद खान जो है पक्के राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में जो है उग्र जो है संप्रदायवादी बन गए। ये भी इनका जो दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आया तो ये भी भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण बना दोस्तों। सांप्रदायिकता का विकास का कारण बना, सांप्रदायिकता के उदय का कारण बना, क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे एक जो महत्वपूर्ण लीडर थे मुसलमान वर्ग का, और ये मुसलमान वर्ग से और ये इस समय इनका आरंभिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से जो है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का था दोस्तों। ये हिंदू मुसलमानों को एक समझते थे और उनमें जाति विभेद नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अब ये उग्र जो है संप्रदायवादी बन गए। सर सैयद अहमद खान क्या हुआ दोस्तों, आरंभिक काल में क्या हुआ दोस्तों, एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। जैसे कि मैं अभी आपको बताया दोस्तों, जो सर सैयद अहमद खान थे ये आरंभ में एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे, परंतु कालांतर में क्या हुआ, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टर विरोधी और अंग्रेजी साम्राज्य के समर्थक बन गए। इस प्रकार दोस्तों ये तो इनका जो दृष्टिकोण था सैयद अहमद खान का, जो आरंभ में राष्ट्रवादी थे लेकिन बाद में जो है ये पक्के जो है साम्राज्यवादी संप्रदायवादी बन गए, जिन्होंने क्या किया, भारत में सांप्रदायिकता के उदय विकास में भी जो है भूमिका निभाई। आरंभिक काल में जो सर सैयद अहमद खान थे हिंदुओं मुसलमानों को एक सुंदर वधू भारत की 2 आंखें बताया। आरंभिक काल में जो सैयद अहमद खान थे इनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू भारत की 2 आंखें हैं। सन 1884 में इन्होंने एक भाषण में कहा था दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने कि क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते। स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान केवल 2 धार्मिक विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग चाहे वे हिंदू और मुसलमान हो चाहे ईसाई भी हो जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक राष्ट्र से ही संबंध रखते हैं। इनके क्योंकि ये आरंभिक समय में जब सैयद अहमद खान जब राजनीति में आए थे, यानी जब इनका विकास हो रहा था दोस्तों, तो ये पूर्ण रूप से क्या थे, राष्ट्रवादी थे। क्या थे, राष्ट्रवादी थे। अब इनका दृष्टिकोण तो सिर्फ राष्ट्रवादी को लेकर था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसलिए इन्होंने क्या किए थे, हिंदू मुसलमानों की एकता पर जोर देते थे। हिंदू मुसलमान विभिन्न जो भारत में विभिन्न वर्ग थे उनको ये विभिन्न वर्गों को स्वीकार करते हुए वे भारत में ही निवास करने की बात करते थे इन वर्गों को, इसलिए वे भारत में ही क्या करते थे, भारत को इन सभी को भारत से ही एक राष्ट्र के रूप में संबंध समझते थे, मानते थे। एक बार उन्होंने क्या किया था, जो है आपका सर सैयद अहमद खान ने पंजाबी हिंदू श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा था दोस्तों, भारत का प्रत्येक नागरिक हिंदू है। और आगे उन्होंने कहा, मुझे शोक है, मुझे दुख है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं मानते। यानी इस प्रकार उनका कहना था दोस्तों। इसी प्रकार 1884 में गुरुदासपुर पंजाब में बोलते हुए उन्होंने कहा था, यानी सैयद अहमद खान ने कहा था, हमें मन से और हृदय से एक होने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें मन से और हृदय से एक होने का प्रयत्न करना चाहिए और यह कार्य भी एक होकर करना चाहिए। यदि हम एक होंगे तो हम एक दूसरे का आश्रय बन सकते हैं और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक दूसरे के विरोध करने से हम दोनों का पतन और नाश हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों उनके वक्तव्यों से जो है हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। यानी जो एक प्रकार के सैयद अहमद खान थे जो पहले आरंभिक में कट्टरवादी जो राष्ट्रवादी थे, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ से हमें झलक देखने को मिल गया कि ये धीरे धीरे जो है अब एक पक्ष को जो है इनके झुकाव होना आरंभ हो गया। इसके बाद दोस्तों इसी समय उन्होंने 16 मार्च सन 1888 को मेरठ में इन्होंने एक भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान न केवल 2 राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र भी हैं। देखिए यहाँ तक इनके धीरे धीरे विचारों में दृष्टिकोण परिवर्तन आया। अब ये क्या हो गया, ये संप्रदायवादी बन गए। क्या बन गए दोस्तों, बालांतर में संप्रदायवादी बन गए और वो भी उग्र संप्रदायवादी। ठीक है, और वो भी उग्र संप्रदायवादी बन गए दोस्तों। कौन, जो सैयद अहमद खान थे ये कालांतर में क्या बन गए, उग्र संप्रदायवादी बन गए। और 16 मार्च सन 1888 में मेरठ में उन्होंने भाषण दिया कि हिंदू और मुसलमान न केवल एक 2 राष्ट्र है अपितु विरोधी राष्ट्र भी है। यदि अंग्रेज भारत से चले जाएं तो ये कभी भी
एक साझा राजनीतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इन्होंने ये जो है कटु वचन जो है बोलना आरंभ कर दिए दोस्तों। एक जो है पूर्ण रूप से जो है उग्रवादी सांप्रदायिकता वाले विचारधारा से प्रभावित हो गए और इसी वर्ग को इन्होंने प्रोत्साहित करना आरंभ किए। उनकी नीति और विचारों में यह सहसा उलटफेर क्यों हुआ, यह एक प्रकार का संदेहास्पद स्थिति था दोस्तों। जो ही स्थानीय निकाय के गठन में चुनाव की प्रथा आरंभ हुई, त्यों ही पृथक निर्वाचन मंडल की मांग प्रस्तुत हुई। जैसे जैसे दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल में रिपन के स्थानीय स्वशासन विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने जनवरी सन 1883 में दोनों जातियों और धर्मों के बीच महत्वपूर्ण भेदों की और दोनों धर्मावलंबियों में शिक्षा के विभिन्न जाति के हितों की अवहेलना की। इन्होंने क्या किया दोस्तों, विभिन्न स्तरों पर जो है बात कही और यह भी कहा कि यदि साधारण चुनाव प्रणाली अपनाई जाएगी तो बड़ी जाति छोटी जाति को हितों की अवहेलना करेगी। यानी धीरे धीरे जो है दोस्तों चुनाव प्रणाली को लेकर जो है इनके चुनाव प्रणाली को लेकर इनके विचारों में परिवर्तन आया और उनका ये कहना था कि जो बड़ी जाति है वे छोटे जातियों के हितों की अवहेलना करेगी। वे मुस्लिम हितों के पूर्ण जो है पक्षपाती थे। वे जो है सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों, वे जो है मुस्लिम जाति के पूर्ण पक्षपाती थे और वह इस बात को भली भांति जानते थे कि मुसलमान शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और वह परिणाम पर भी पहुँचे। वे जो है इस परिणाम पर पहुँचे कि भारत के लोग प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी प्रकार के पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के लिए परिपक्व नहीं हैं, क्योंकि उनके संप्रदाय को उनका उचित भाग नहीं मिलेगा। इस विचार से हिंदू भय का रूप धारण कर लिया और उनके पश्चात यह समस्त मुस्लिम विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग बन गया। यानी कहीं कहीं दोस्तों धीरे धीरे जो है ये मुस्लिम संप्रदाय का एक जो है प्रतिनिधित्व करने वाले बन गए। और सर सैयद अहमद खान जब इनके विचारों में जब परिवर्तन आया और खासकर जो है सांप्रदायिक जो निर्वाचन को लेकर के, क्योंकि उनका विचार था कि जो बड़ी जातियां हैं वे छोटे जातियों के हितों की अवहेलना करेगी और खासकर जो मुस्लिम वर्ग है जो शिक्षा और जो है आर्थिक दृष्टि से क्या है राजनीतिक क्षेत्र से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इनका पूर्ण रूप से अवहेलना की जाएगी। इसलिए वे क्या किए, एक पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करना आरंभ किए। एंग्लो इंडियन प्रशंसकों ने इस भय का लाभ उठाकर जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई बना दी। अब जब दोस्तों जो सर सैयद अहमद खान थे जो पक्के जो पे राष्ट्रवादी थे, अब बाद में उग्र संप्रदायवादी बन गए, तो इसका लाभ किसने उठाया दोस्तों, एंग्लो इंडियन क्या किया, प्रशंसकों ने, एंग्लो इंडियन पदाधिकारियों ने, या यूँ कह सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठाया। अलीगढ़ कॉलेज के पहले तीन प्रिंसिपल, अलीगढ़ कॉलेज के पहले के जो तीन प्रिंसिपल थे दोस्तों, बैक, मॉरिसन एवं अर्चबोल्ड, ये तीनों ने अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेजों के पक्ष का और हिंदुओं के विरोधी के रूप दिया। जो अलीगढ़ आंदोलन थे दोस्तों, अलीगढ़ कॉलेज के जो तीन आरंभिक जो प्रिंसिपल थे, इन्होंने इस जो अलीगढ़ आंदोलन को मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमानों और अंग्रेजों के पक्ष में बताया और हिंदुओं के इन्होंने विरोध में बताया। अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों के मन में ब्रिटिश क्राउन के प्रति राजभक्ति की भावना भरी और उन्होंने भारतीय राजनीतिक जीवन से दूर रहने की प्रेरणा दी। कहीं कहीं दोस्तों जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ, बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाएगी, है ना, आपको मुस्लिम लीग की स्थापना बाद में की जाएगी। तो जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों को अंग्रेजों का भक्त बना दिया और जो है भारतीय राजनीतिक जीवन से जो है मुसलमानों को दूर रहने का उन्होंने प्रेरणा दी। अगस्त सन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। इसके पश्चात के केवल मुसलमानों के लिए उत्तर भारत की मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल रक्षा सभा बनाई, ताकि मुसलमान राजनीतिक जीवन से दूर रहे और भारत में अंग्रेजों राज्य का समर्थन जो है करते रहे। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है सैयद अहमद खान ने उग्र सांप्रदायिकता की ओर जो है बढ़ना आरंभ किए और इसी वजह से जो है इनका जो फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे दोस्तों भारत में सांप्रदायिकता का जो विकास और जो है हमें गति देखने को मिलता है। इसके बाद है दोस्तों आपका भारतीय इतिहास लेखन में संप्रदाय
सांप्रदायिकतावाद। तो देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास लेखन में हमें सांप्रदायिकता देखने को मिलता है। जैसे धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव, 19वीं शताब्दी के दोनों हिंदू मुसलमान धार्मिक सुधार और पुनरुत्थान आंदोलनों के कुछ परस्पर विरोधी रूप भी थे दोस्तों। जैसे दो है, हमें परस्पर रूप भी देखने को मिलता है। हिंदू और मुस्लिम धर्मों को रूढ़िवादी और विवेक रहित तत्वों से बचाने के लिए जो ये आंदोलन जो आरंभ किए गए थे, परंतु इसमें कुछ अप्रत्यक्ष प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हो गई। जो वहाबियों का सभी मुस्लिम लोगों के प्रति जिहाद का नारा लगाना और देश में दारुल इस्लाम स्थापित करने का स्वप्न लेना मुसलमानों के लिए हिंदुओं के लिए स्वीकार करना उतना ही कठिन था जितना कि कुछ हिंदू सुधारकों द्वारा इस देश को आर्यवर्त में परिणित करना और शुद्धि का आह्वान देना मुसलमानों के लिए। यानी क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है हिंदू और मुसलमानों के विचारों में भी परिवर्तन आना आरंभ हो गया। और इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ, भारत में सांप्रदायिकता का जो खाका है दोस्तों, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो दूरी है, ये जो है बढ़ना दिनों दिन जो है बढ़ना आरंभ हो गया। इसके अलावा दोस्तों नवीन वीर गाथाएं और सांप्रदायिकता, नवीन जो वीर गाथाएं थे, इसी बीच दोस्तों 20वीं शताब्दी के उग्रवादियों ने महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्रवीरों की सूची में सम्मिलित कर लिया। इसी बीच क्या हुआ, नवीन वीर गाथाएं और सांप्रदायिकता, ये भी जो है सांप्रदायिकता का कारण बना। क्योंकि 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो उग्र राष्ट्रवादियों थे दोस्तों, जो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को और गुरु गोविंद सिंह को क्या बताया, राष्ट्रवीरों की सूची में शामिल किया और दूसरी शामिल कर लिया। और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजाओं को विदेशियों की संगति, अर्थात प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह वीर थे क्योंकि वे हिंदू थे, और मुगल सम्राट विदेशी थे क्योंकि वे मुसलमान थे। परंतु यह समझना चाहिए था कि भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद जैसी कोई भावना मध्यकाल में नहीं थी। इस प्रकार यह सत्य है दोस्तों कि तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद और महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक थे। जो भारत के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे दोस्तों, जिसे मुख्य रूप से आपका आता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और जो है अरविंद घोष और जो है आपका महात्मा गांधी, ये जो नेता थे, ये हिंदू और मुसलमानों के कट्टर जो है समर्थक थे, एकता के कट्टर समर्थक थे। परंतु वे जाने अनजाने में ऐसी भाषा, उपमा और लक्षणों का प्रयोग करते थे जो केवल हिंदू के ही होते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो राष्ट्रवादी थे, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ था हिंदू धर्म में, और वे हिंदू विचारधारा को ही स्वीकार करके आगे इनका जो है रहन सहन खान पान हुआ था दोस्तों। अब ये उन्हीं विचारधारा से ग्रहण करते हुए इनका जो है विकास हुआ था, तो वे इन्हीं विचारधारा, हिंदू विचारधारा से ही प्रभावित थे। इसलिए जब ये जो राष्ट्रवादी थे, वे भाषण देते थे या ऐसे कोई भाषा, उपमा और लक्षणों के माध्यम से ऐसे कार्य करते थे जो केवल हिंदुओं से ही प्रेरित होता था। जैसे कि एक आदर्श राज्य के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया दोस्तों, राम राज्य की बात किया, जिसको मुस्लिम जनता पसंद नहीं करती थी। ये स्वाभाविक बात था दोस्तों। जैसे महात्मा गांधी, देखिए ये सांप्रदायिकता जो है दोनों तरफ से आरंभ हुआ था दोस्तों, सिर्फ एक तरफ से सांप्रदायिकता आरंभ नहीं हुआ था, ये दोनों तरफ से आरंभ हुआ था। जैसे देखिए, एक वर्तमान में जैसे आप गांधी जी के विचार देखिए, गांधी जी ने आदर्श राज्य की कल्पना किया। क्या आदर्श राज्य की कल्पना किया? तो आदर्श राज्य की कल्पना में उन्होंने राम राज्य की कल्पना किया। और ये बात स्वाभाविक था कि तो राम राज्य की कल्पना करेंगे तो ये बात तो स्वाभाविक था कि मुसलमानों को ये बात पसंद नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो बात जब किया महात्मा गांधी ने, तो जब महात्मा गांधी ने आदर्श राज्य के लिए राम राज्य की कल्पना किया, जिसको मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया, और इस बात का भरपूर फायदा उठाया किसने? अंग्रेजों ने। और इस बात का भरपूर फायदा उठा करके अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। और एक समय तक ऐसा आ गया दोस्तों कि एक समय में तो मुस्लिम लीग तिरंगे झंडे के सामने झुकने इत्यादि पर भी जो है आपत्ति करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि जो प्रमुख जो बात थी दोस्तों, जो प्रमुख जो भारत के जो है जो सम्मान की जो बात थी, जो तिरंगा झंडा था, इसके नीचे भी जो है मुस्लिम संप्रदाय के मुस्लिम लोग जो है झुकने में अपने आप को अपमानित महसूस करने लग गए, क्योंकि इस कदर जो है भारत में सांप्रदायिकता का जो है बढ़ गया था दोस्तों। इसके अलावा हम अगर बहुत सारा कारण देखें दोस्तों, तो सरकारी सेवाओं को सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए उपयोग क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सरकार
सरकारी सेवा में भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयोग किया। सरकारी जो सेवा थे इसके माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे व्यापार और उद्योग में पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण केवल सरकारी सेवाएं ही जीवन यापन के एक अच्छा अवसर प्राप्त प्रदान करती थी। दोस्तों, शासकों ने इसका प्रयोग अपनी द्वेष और इच्छा को उत्तेजित करने के लिए किया। हमारे राष्ट्रीय नेता इसको भली भांति समझते थे, परंतु वे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था, इस विशाल संरक्षण का प्रयोग अंग्रेजों की भारत में स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया, आपस में प्रतिद्वंदिता और विरोध को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे आत्मसम्मान को हानि पहुंची, द्वेष बढ़ा और सरकार एक समूह और दूसरे के विरुद्ध जो है भड़काती रही। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो है सरकारी सेवा को का सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए उपयोग करने में जो है अंग्रेजों को जो है जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा दोस्तों, शिमला प्रतिनिधित्व मंडल जो 1 अक्टूबर 1906 को हुआ और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जो है स्वीकार किया जाना। तो शिमला प्रतिनिधित्व मंडल जो हुआ दोस्तों, शिमला समझौता हुआ। शिमला प्रतिनिधित्व मंडल जो है 1 अक्टूबर 1906 को सांप्रदायिक चुनाव मंडलों की प्रणाली को स्वीकार करना। इंग्लैंड स्थित भारत जो राज्य सचिव थे, राज्य सचिव से लेकर जिला प्रशासन तक के सभी पदाधिकारी इस बात पर जोर देते थे कि यदि भारत में अंग्रेजी राज्य को बनाए रखना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को न केवल कोई प्रतिकार शक्ति का कोई न कोई प्रतिकार ढूंढना ही पड़ेगा। इनका यानी कहने कहीं दोस्तों, भारत में अंग्रेज लोग इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि भारत में अपनी सत्ता को जो है बनाए रखना है तो हमें जो है जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या जो कांग्रेस है, इनकी सत्ता को जो है हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये जो शक्तिशाली होती जा रही है, तो इसके विरोध में इसके प्रतिरोध में हमें कोई एक ऐसी संस्था बनाना जरूरी है। यानी इसके प्रतिरोध में इसके प्रतिकार ढूंढना ही हमें पड़ेगा। यह एक ऐसी प्रतिकार था सांप्रदायिक पृथक चुनाव प्रणाली, और इसका ही एक प्रतिकार था दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक स्थानों का आरक्षण और उनके चुनाव में केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग ले सकते थे। यानी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये जो बात कही गई दोस्तों, ये जो आंदोलन, ये जो विचार अपनाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है और इसके विरोध के स्वरूप इनके प्रतिकार के लिए हमें एक ऐसी शस्त्र का एक ऐसी जो है कार्य करना है जिससे जो है इनकी शक्ति कम हो जाए। अब इस बात को उन्होंने क्या किया, इस बात को भुनाने का प्रयास किया 1909 के अधिनियम में, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात किया दोस्तों, और मुसलमानों के लिए जो इन्होंने पृथक आरक्षण की बात की, पृथक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की बात किया, और इस चुनाव में केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही भाग ले सकते थे। इस प्रकार दोस्तों MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर अक्टूबर 1906 को शिमला में लॉर्ड मेयो से मिला दोस्तों। इसी बीच क्या हुआ, जो अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे दोस्तों, इनके सुझाव पर जो आगा खां आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है अक्टूबर 1906 में जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल को मौलाना मोहम्मद अली ने आज्ञानुसार कार्य की संज्ञा दी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो क्या है इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे दोस्तों अब जो है मुस्लिम वर्ग के लोग जो है अपनी मांगों को लेकर जो है अंग्रेजों के पक्ष में और अंग्रेजों का समर्थन करना आरंभ कर दिए। और दिन प्रतिदिन जो है दोस्तों भारत में जो है दिन प्रतिदिन जो है दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में जो है एक तरफ जो है मुसलमानों को प्रश्न करते थे तो समर्थन देते थे, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का विरोध करना आरंभ किए। और जब उन्होंने अंग्रेजों ने जब हिंदू का समर्थन करना आरंभ किए तो उन्होंने मुसलमानों का विरोध करना आरंभ किए। और यह बात स्वाभाविक था दोस्तों, न तो वे मुसलमानों के मित्र थे और न ही वे हिंदुओं के शत्रु, अपितु भारत में अंग्रेज लोग अपनी
साम्राज्य को बनाए रखने के जो है मित्र थे, यानी अपने साम्राज्य को बनाए रखना चाहते थे। अब इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने भारत में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, आपस में संघर्ष कराने का प्रयास किया, लड़ाने का प्रयास किया। अब इसी वजह से इनके ही परिणति क्या हुआ, भारत में जो है सांप्रदायिकता का उदय और विकास हुआ। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, अब इसी का जो है परिणति जो है आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को दोस्तों। कब किस लीग की स्थापना की गई, या इसी के परिणति आगे चलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को। तो ये जो है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना से आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।